सत्याग्रह मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे, एनसीएम खिलाफत की बात करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस की बात करेंगे और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात करेंगे। चलिए, जितने भी ऐसे इलाके थे जो वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में आते थे, वेस्टर्न पावर्स के कंट्रोल में आते थे, जैसे भारत हो गया, इंडिया के अलावा बहुत सारे एशियन रीजन्स हो गए, अफ्रीका के कुछ इलाके हो गए, तो यहाँ पे लोगों के साथ ना एक बात कॉमन थी कि यार इन लोगों को बहुत ज्यादा सताया जा रहा था। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है, सत्याग्रहियों को अरेस्ट कर लेती है, सत्याग्रहियों को अरेस्ट करके इनको टॉर्चर करती है। अब दो ऐसे बड़े फैक्टर्स जिसने भारतीय पॉलिटिक्स को लेट 1920s में शेप किया। नंबर 1 आता है आपका वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो क्या हाल चाल सुपरस्टार्स मेरे पीवीएंस, बढ़िया कर रहे हो सब कुछ लाइफ में? उम्मीद है जोरदार तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे होगे पढ़ाई। तो क्या हाल चाल मेरे भाई? तो बच्चों, स्वागत है आप सबका वापस से आपके प्यारे प्लेटफॉर्म यानी फिजिक्स वाला के ऊपर। और मैं लाया हूं, क्या लाया है आज? जमूरे लेकर के आया है एकदम नया वाला माइंड मैप। कहने का मतलब है आज हम तुमको माइंड वाला मैप सिखाएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया का छोटा छोटा प्यारा प्यारा समरी पढ़ाएगा, डिटेल में भी बातें कराएगा और बहुत सारी मस्ती कराएगा। तो चलो, क्या तैयार हो भाई? फटाफट से आ जाओ यार, फटाफट से दोस्तों। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ, आपकी प्यारी प्यारी लर्निंग के साथ बच्चों को देखा यार मैंने कमेंट्स में माइंड मैप सीरीज बड़ी पसंद आ रही है। तो इस माइंड मैप सीरीज के अंदर इस सिलसिले में एक और नया अध्याय जोड़ते हुए लेके आ गया हूं मैं एक और नया माइंड मैप, यानी नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आ जाओ भाई लोग, फटाफट से अपना पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न ले आओ, क्योंकि मूवी जो है स्टार्ट होने वाली है भाई। तो इस मूवी में मैं बताऊंगा आपको, गांधी जी की बात करूंगा इस मूवी में, हम भारत के स्वतंत्रता स्ट्रगल की बात करेंगे इस मूवी में, बहुत सारी चीजें बाबू मोशाय। तो क्यों ना ये मूवी स्टार्ट की जाए। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और कम समय के अंदर रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। चलो आ जाओ दोस्तों, जल्दी आ जाओ फटाफट से, और मैं आ जाता हूं अपने दोस्त के साथ। एंड हियर वी गो। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। नंबर 1 हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 की, और वर्ल्ड वॉर 1 ने भारत के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट डाला था इन बातों की। सत्याग्रह मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे, एनसीएम खिलाफत की बात करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस की बात करेंगे और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात करेंगे। चले तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे मॉडर्न नेशनलिज्म की, ठीक है, मॉडर्न नेशनलिज्म मतलब हम कई बार पढ़ चुके हैं, नेशनलिज्म शब्द का मतलब होता है राष्ट्रवाद, यानी कहने का मतलब है एक ऐसी फीलिंग जो आपको आपको मोटिवेट करे कि एक ऐसा राष्ट्र बनाइए जहां पे रहने वाले लोगों के बीच में और उनके लीडर्स के बीच में कॉमन बॉन्ड हो, एक कॉमन आइडेंटिटी हो, और वो लोग मिलजुल करके एक देश के अंदर बढ़िया से रह पाए। अब अगर आप देखोगे कि जितने भी ऐसे कंट्रीज थे, जितने भी ऐसे इलाके थे जो वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में आते थे, वेस्टर्न पावर्स के कंट्रोल में आते थे, जैसे भारत हो गया, इंडिया के अलावा बहुत सारे एशियन रीजन्स हो गए, अफ्रीका के कुछ इलाके हो गए, तो यहाँ पे लोगों के साथ ना एक बात कॉमन थी कि यार इन लोगों को बहुत ज्यादा सताया जा रहा था, है ना। और ये कॉमन रीजन बना कि लोगों के अंदर ब्रिटिशर्स के प्रति या इन वेस्टर्न पावर्स के प्रति बहुत ज्यादा हेट्रेड पैदा हो गई, बहुत ज्यादा गुस्सा था। भारत के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे ग्रो की, इसके पीछे का रीजन जानना है तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी सेम चीज है। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, भारतीयों को जो है टॉर्चर कर रहे हैं, सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, भले ही हम में आपस में उस टाइम पे कोई यूनिटी ना रही हो, लेकिन फिर भी एक भावना जो थी वो कॉमन थी, और वो थी हमें सताए जाने की भावना, हमको टॉर्चर की जाने की भावना। और कहीं ना कहीं इस भावना ने क्या किया, हमको आपस में जोड़ना स्टार्ट कर दिया, हमको आपस में कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मान लो एक रूम है, उस रूम में अगर 2 लोग हैं और उन 2 लोग की रोज पिटाई हो रही है, तो भले ही वो 2 लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो, लेकिन उनके बीच में कॉमन ये है कि उनके दोनों की रोज पिटाई हो रही है, ठीक है, और एक बॉन्ड इसके चलते उनके बीच में क्रिएट हो जाएगा। फिर एक दिन जरूर आएगा ऐसा जब दोनों मिल करके प्रोटेस्ट करेंगे और उस इंसान का सामना करेंगे जो इनकी रोज पिटाई करता है ही नहीं प्यारे बच्चों। तो इंडियंस के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोगों के अंदर जो यूनिटी का प्रोसेस है, जो एकजुट होने का प्रोसेस है, उसका बहुत बड़ा कारण उनका एक्सपीरियंस है अंडर द कॉलोनियल रूल, ठीक है, डन। चलो तो आप कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या है कि 1914 से 1918 तक हम सबने पढ़ा है कई बार कि वर्ल्ड वॉर 1 थी। अब वर्ल्ड वॉर 1 में क्या है, आप देखोगे अलग अलग यूरोपियन पावर्स जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट सिर्फ उन देशों के ऊपर नहीं है, बट उन देशों के ऊपर भी है जिनके ऊपर इन्होंने कब्जा जमा के रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारा भारत यानी इंडिया। अगर आप देखोगे कि 1919 के बाद जितने भी आपके मूवमेंट्स स्टार्ट हुए, उसमें धीरे धीरे करके अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने ऐड होना स्टार्ट हो दिया। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की। देखिए क्वेश्चन आता है कई बार 3 नंबर 5 नंबर में कि वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, ठीक है। अब क्या है, वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना, भारत अगर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर के दौरान भी और उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। नंबर 1 अगर आप देखोगे, ब्रिटेन का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जब आप लड़ाई कर रहे हो तो खर्चा भी होगा। तो यहाँ ब्रिटेन जो है बच्चे मैक्सिमम जो लड़ाई लड़ रही है किसके ऊपर लड़ रही है, लोन्स के ऊपर, ठीक है। ब्रिटेन ने कर्जा लिया हुआ है और कर्जे के थ्रू और जो बढ़ाए हुए टैक्सेस हैं उनसे जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर रहा है, ब्रिटेन कहां वॉर में। अच्छा, अब क्या है बच्चे कि इस पूरे डिफेंस एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको और पैसे चाहिए होंगे। तो ब्रिटेन क्या करता है, यहाँ पे इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर देता है। प्लस अगर आप देखोगे जो सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इसको आप कस्टम्स कहते हैं, ठीक है, कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं, जो टैक्स लगाया जाता है सामान के खरीदने बेचने पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, यहाँ पे ब्रिटेन क्या करता है, उस टैक्स को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि भारत के अंदर सामान का जो दाम है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बिकॉज डेफिनेट सी बात है, जब लड़ाई होती है, जब युद्ध होता है, तो बाकी सारी चीजें हैम्पर हो जाती हैं, बाकी सारी चीजों का नुकसान होता है, बिकॉज उस टाइम आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ लड़ाई लड़ने में। अब ऐसे केसेस में यार कि आप जो है बाकी किसी इंडस्ट्री पे या बाकी किसी खेती बाड़ी पे ध्यान दे ही नहीं पाओगे। साथ ही साथ जब मार्केट के अंदर सामान नहीं होगा बट डिमांड हाई होगी तो सामान का दाम बढ़ेगा। और यही होता है इंडिया के टाइम पे भी। अगर इंडिया की बात करें तो प्राइस इंक्रीज हो गया, इनफैक्ट आप कह सकते हैं प्राइसेस यहाँ पे डबल हो गए थे, ठीक है, यानी 50 का जो सामान है वो 100 में मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइसेस सामान के डबल हो गए, मतलब जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे गांव के अंदर, खासकर पंजाब के आसपास के जो इलाके हैं, यहां पे लोगों को जबरदस्ती उठा के आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। इसको कहते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कहीं पे भर्ती करना। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो कि जबरदस्ती लोगों को उठा के आर्मी में भर्ती कर रहे हो, तो इसके चलते लोग जो है वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में। इसके अलावा अगर आप देखोगे 1918-19 से लेकर 2021 तक हमारे देश के कई सारे इलाकों में जो फसल है वो खराब हो जाती है। अब अगर यहाँ पे फसल ही नहीं होगी तो इससे क्या होगा बच्चे, इससे फूड शॉर्टेज होगा, है ना, और खाना ही नहीं मिलेगा तो लोगों क्या होगा बच्चे, लोगों के बीच में भूखमरी फैल जाएगी, यानी फेमाइन फैल जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों अब यहाँ पे कि 1980 से लेके 21 तक बहुत सारे इलाकों में जो हमारे क्रॉप्स थे, फसल थी, वो खराब हो गई। एज अ रिजल्ट मार्केट में फूड शॉर्टेज क्रिएट हो गई। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो खाना खा ही नहीं पा रहे। तो ऐसे केसेस में क्या है कि सूखा पड़ गया, भूखा पड़ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लोग जो है भूखमरी से मरे जा रहे हैं। अब अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें 1921 का जो सेंसस करवाया गया था, 1921 का जो सेंसस है वो ये बताता है कि 12 से 13 मिलियन लोगों की मौत हुई है। 12 से 13 मिलियन लोग खत्म हो गए, पेरिश कर गए, ठीक है। और इसके दो कारण है। नंबर 1, पहला कारण था बच्चे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जो कि फैला हुआ था भारत के अंदर। और दूसरा है आपकी फेमाइन, यानी भूखमरी। तो ये दो मेजर कारण थे जो 1921 का सेंसस बताता है कि जिसके चलते 12 से 13 मिलियन लोग जो थे यहाँ पे भारत में खत्म हो गए, बिल्कुल, ठीक है। दो मेजर कारण। नंबर 1 कि अगर आप देखोगे पहला तो यहाँ पे फसलें खराब हो गई, फसलें खराब होने के चलते क्या है, मार्केट में खाना नहीं है, फूड शॉर्टेज है। इसके अलावा यहाँ इन्फ्लुएंजा की बीमारी फैली हुई है जिसके चलते बहुत सारे लोग यहाँ पे इंपैक्टेड हैं। तो ये दो बड़े कारण बनते हैं जिसके चलते आप देख सकते हो इंडिया में 12 से 13 मिलियन लोग जो है एकदम खत्म हो जाते हैं, वाइप आउट हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब ऐसे केसेस में अगर आप देखोगे तो भारत में एंट्री होती है इंडिया के सुपरस्टार यानी हमारे महात्मा गांधी की। देखो बहुत सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी भारत में कब आए थे, जनवरी 1915 के अंदर, इस दिन को। अच्छा, और डेट की अगर मैं बात करूं तो डेट है बेटा आपका 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915, जिसको आप प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो गांधी जी का जो मेथड है सत्याग्रह का वह अलग टाइप का, ठीक है। गांधी जी कहां से वापस आ रहे थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, जहां पे वहां की गोरी गोरी सरकार के गोरे गोरे गाल में इन्होंने जो है बवाल मचा दिया था। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि इन्होंने सत्याग्रह मचा दिया था। आज सत्याग्रह के चलते जो है वहां की सरकार बड़ी परेशान हो गई थी। हुआ आपको पता है, आपको पता है गांधी के साथ क्या हुआ था। गांधी जी जो है एक बार बढ़िया सूट बूट पहन के, परफ्यूम लगा के, गुच्ची अरमानी गाना चला के एकदम बैठे हुए थे। कहां पे, ट्रेन के फर्स्ट कंपार्टमेंट में। टीसी आया, कहता भैया एक काम करो बाहर उतरो। उन्होंने कहा कि हमारे पास टिकट है भैया, टिकट लेके बैठे हैं। तो उन्होंने कहा टिकट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा जो है ना, वही वाला गाना याद आ गया है ना, दूर दूर जावे मेरे काले रंग नू, तो वही वाला गाना याद आ गया है ना, बिल्लो बग्गे बिल्लियां की करेंगी। तो डेफिनेट सी बात है गांधी ने बोला कि भैया बिल्लो बग्गे बिल्लियां की करेंगी, टिकट दिखाएंगी। टिकट दिखाया, लेकिन उसके बाद टीसी ने कहा कि नहीं भैया उतरो, बाहर उतरो। क्यों उतरो, बिकॉज आपका कंप्लेक्शन डार्क है। क्योंकि आप देखोगे साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा था कि कलर के बेसिस पे भेदभाव किया जा रहा था, कि जो डार्क कंप्लेक्शन है उसको अधिकार नहीं देते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। गांधी जी भी थोड़े डार्क कंप्लेक्शन थे, ब्राउन मुंडे थे अपने, तो इस वजह से इनको भी जो है आप कह सकते हो थोड़ा सा हटा दिया गया, निकाल दिया गया वहां से। फिर गांधी जी को लगा यार ये बात बहुत गलत हो रही, तो इन्होंने अपना सत्याग्रह किया, यानी नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाया, जिसके चलते क्या हुआ बच्चों, ये सिंपल सी बात है, वहां की सरकार के अगेंस्ट लड़ाई की गई। अब उसी मूवमेंट के साथ, उसी फिलॉसफी के साथ गांधी जी एंट्री मारते हैं कहां पे, भारत के अंदर, ठीक है। भारत की हालत बहुत खराब है। अब सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह एक बड़ा जबरदस्त तरीका है किसको, ब्रिटिश साम्राज्य को फाइट करने का, ठीक है। नॉन एग्रेसिव तरीका है। गांधी जी कहते हैं पीसफुल तरीके से आप जो है आंदोलन करिए। अगर आपका कॉज सच्चा है, ठीक है, अगर आपका कॉज सच्चा है तो आपको वेपन उठाने की जरूरत नहीं है। एक सत्याग्रही किसी को पेन नहीं देता, दुख नहीं देता, दर्द नहीं देता, और बिना लड़ाई के, बिना युद्ध किए जो है पीसफुल तरीके से लड़ाई को जीत जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ट्रूथ जो है इस पूरे फोर्स का जो है सब्सटेंस है, इसके अंतरात्मा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे बच्चों कि एक मॉरल फोर्स है और पैसिव रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है ना। पैसिव, कई लोग कहते हैं यार सत्याग्रह पैसिव फोर्स है। पैसिव फोर्स मतलब जो कोई भी कमजोर आदमी करता है, ठीक है, बिकॉज जो स्ट्रांग आदमी होता है वो वेपन उठाता है। हालांकि बात गलत है। अगर आप एक सत्याग्रही हो तो डेफिनेट
इंपॉर्टेंट सी बात है, आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बिकॉज ये वीक इंसान कभी भी सत्याग्रह नहीं कर सकता। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है यार, आप देखो सामने खड़े होकर पुलिस के डंडे खाना और दोबारा उठ के खड़े होकर प्रोटेस्ट करना किसी वीक आदमी की निशानी नहीं है, ये एक सत्याग्रह की निशानी है। अगर आप देखते हो गांधी जो है 1915 से 1917 तक भारत के अंदर कई सारे इलाकों में ट्रैवल करते हैं, कई सारे इलाकों में घूमते हैं, और उसके बाद जो है गांधी के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं। नंबर 1 सत्याग्रह इन चंपारण, दूसरा है आपका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला, और तीसरा है आपका अहमदाबाद वाला। देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ है 1917 में, खेड़ा हुआ है 1918 में, और आपका यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद वाला हुआ है बच्चे 1918 में। एनसीईआरटी के अंदर आप कहोगे सर डेट दी हुई है 1917, तो एनसीईआरटी के साथ दिक्कत ये है यार कि पहले चंपारण की डेट गलत लिखी हुई थी, चंपारण 1916 में लिख दिया था, एनसीईआरटी ने 10-11 साल बाद डेट चेंज किया है, इस बार खेड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो खेड़ा का करेक्ट ईयर इज 1918, अहमदाबाद का करेक्ट ईयर 1918, और चंपारण का करेक्ट ईयर 1917। देखिए अब क्या दिक्कत है यहां समझिए। चंपारण के अंदर क्या है कि इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम बड़ा एक्टिव था। इंडिगो क्या होता है बच्चे? इंडिगो एक ऐसा प्लांट होता है जिससे नीले कलर बनाया जाता है, नीले कलर का डाई बनता है, और इस डाई का इस्तेमाल आप कपड़े वगैरह को रंगने में करते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडिगो का डिमांड हाई है, तो जो यूरोपियंस थे, चालाक यूरोपियंस, ये क्या करते हैं, चंपारण आते हैं। चंपारण क्या है? चंपारण अगर हम बात करें बच्चे तो बिहार के अंदर एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पे जो लोकल यूनिट था लैंड को मेजर करने का, उसको कट्ठा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कट्ठा, यानी कट। अब ये यूरोपियन प्लांटर्स आते हैं और भोले भाले किसानों को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं काम करो आप किराए पे जमीन हमसे ले लो, साथ ही साथ हम आपको पैसे देंगे, बट अपनी जमीन के 3 हिस्सों पे यानी 3 पार्ट्स पे आपको इंडिगो ग्रो करके हमें बेचना होगा। अब किसान को लगता है यार बढ़िया ऑफर है, ले लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इंडिगो ग्रो करने से खेत का कितना नुकसान होता है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चे की, इसको हम कहते हैं 3 कथिया सिस्टम। ठीक है, 3 पार्ट्स पे आपको इंडिगो ग्रो करना है, राइट बच्चों। अब क्या होता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में जर्मनी क्या करता है, अपने एक आर्टिफिशियल डाई बना लेता है। अब ये आर्टिफिशियल जो कलर है, ये पहली बात तो इंडिगो के मुकाबले काफी सस्ता है, दूसरी बात इसका इंपैक्ट भी ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है। तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडिगो का डिमांड बिल्कुल गिर जाता है। अब एज अ रिजल्ट जो यूरोपियन प्लांटर्स है, यूरोपियन बिजनेसमैन है, इनको नुकसान होने लगता है। तो अपना भरपाई करने के लिए नुकसान का क्या करते हैं, भारतीय किसानों को परेशान करने लगते हैं, इनका रेंट बढ़ा देते हैं, किराया बढ़ा देते हैं, इन पे फालतू के कर्जे लाद देते हैं। तो अभी किसान बहुत परेशान है। अब इन्हीं किसानों में से एक बड़ा जबरदस्त इंसान था राजकुमार शुक्ला, वो जाता है गांधी के पास, कहता है गांधी जी ऐसा मसला हो गया, ऐसी दिक्कत हो गई है, आप आइए चंपारण आंदोलन करिए। तो आफ्टर काफी कन्विंस होने के बाद जो है गांधी जी आते हैं चंपारण, वहां आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। एज अ रिजल्ट 3 कथिया सिस्टम अबॉलिश हो जाता है। तो यहाँ कहानी होगी खत्म। आगे बढ़ते हैं फटाफट से खेड़ा के अंदर। देख खेड़ा की अगर मैं बात करूं तो खेड़ा के साथ दिक्कत क्या है कि जरूरत से ज्यादा वहां पे बारिश हुई है, जिसकी वजह से वहां फसल हो गई पूरी खराब। अब यहाँ मैक्सिमम किसान जो है वो किराए पे लेकर के जमीन खेती बाड़ी कर रहा है। अब ये चाहता है कि ऐसे केसेस में इसके पास क्योंकि पैसा नहीं है तो सरकार इसका किराया माफ कर दे। ठीक है, तो सरकार मानने को तैयार नहीं, गांधी आते हैं, सत्याग्रह करते हैं, सरकार मान जाती, सरकार कहती है कि जो अफोर्ड कर सकता है वो किराया देगा, बाकी लोगों का किराया माफ कर दिया जाएगा। अब देखिए अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर या अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक कहा जाता है इसको। अहमदाबाद एक ऐसा इलाका है अगर आप देखेंगे जहां पे कॉटन के कपड़े काफी ज्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, 1918 एक ऐसा साल है जहां पे गुजरात वाले इलाके में एक बड़ी जबरदस्त बीमारी फैली हुई है जिसका नाम है प्लेग। अच्छा, प्लेग की बात करें तो प्लेग किससे होती है? चूहों से होती है, रैट से होती है। अब दिक्कत क्या है कि जब प्लेग की बीमारी फैली हुई थी तो यहाँ पे जो कॉटन के अंदर मिल के अंदर काम करने वाले वर्कर उन्होंने आना बंद कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जब कॉटन मिल बंद हो जाएगी तो जो वहां के मालिक हैं कॉटन मिल वाले, उनको भारी नुकसान होगा। इन्होंने क्या किया, वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे अनाउंस कर दिए, इसको आप प्लेग बोनस कहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप आइए हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। अब जब प्लेग वाले सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होने लगा, इन्होंने प्लेग बोनस को वापस ले लिया। अब अगर आप देखोगे 1918 वो समय है जब वर्ल्ड वॉर 1 एकदम अपने लास्ट फेज में चल रही है, लेकिन जो इंडिया के अंदर हर चीज का दाम है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब बेचारे वर्कर्स इतनी बड़ी हुई महंगाई में अपना घर बार मैनेज कर नहीं पा रहे हैं, तो इनका डिमांड बहुत सिंपल है कि हमको क्या करिए, हमको हमारे वेजेस में इंक्रीज चाहिए। कितना इंक्रीज? 50% यानी 50% का इंक्रीज। यहाँ पे जो मिल के मालिक हैं इस बात को मानने को तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं मैक्सिमम देंगे तो 20% देंगे। अब क्या होता है, ऐसे में एक मिल ओनर थी, इनका नाम था अनुसुईया बेन साराभाई। वो क्या करती हैं, गांधी को बुलाती हैं, गांधी आते हैं, सत्याग्रह मचाते हैं, यानी कहने का मतलब है वर्कर्स के सपोर्ट में हंगर स्ट्राइक करते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, और फाइनल डिसीजन ये होता है कि वर्कर्स की जो वेजेस हैं उसको 35% से बढ़ा दिया जाता है। डन। अच्छा, अब क्या होता है, आता है रॉलेटेड कहानी। अब देखिए इतना सब कांड जो चल रहा है इंडिया के अंदर, इसके चलते ब्रिटिश सरकार की हालत खराब है। तो 1917 में जो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केलेंसफोर्ड, वो क्या करते हैं कि भैया एक कमीशन बनाते हैं, इसका नाम है सेडिशन कमेटी या सेडिशन कमीशन। अब इनका सिंपल ऑब्जेक्टिव यही था कि किस प्रकार से भारत के अंदर बढ़ती हुई क्रांतिकारी एक्टिविटीज यानी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पर रोक लगाई जाए और उसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, तो इस पूरे कमेटी के जो हेड होते हैं उनका नाम था जस्टिस सिडनी राउलेट, और वहीं से उसका नाम फेमस हो गया राउलेट कमेटी। तो ये राउलेट कमेटी अपने कुछ प्रपोजल्स रखती है जिसको आप राउलेट एक्ट के फॉर्म में देखते हो। ठीक है, तो राउलेट एक्ट को कौन पास करता है? राउलेट एक्ट को पास करती है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, राउलेट एक्ट पास्ड, ठीक है, पास्ड इन मार्च 1919 बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे बेटा भारत के अंदर लोकसभा राज्यसभा है,
है ना। वैसे उस जमाने में लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, इसका काम था कोई नया कानून, कोई नया एक्ट वगैरह पास करना, ठीक है। तो राउलेट एक्ट को पास किया जाता है मार्च 1919 में बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि इस काउंसिल में इंडियन मेंबर्स थे तो उन्होंने अपोज भी किया, लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। अब इस एक्ट के चलते क्या हुआ कि भाई पुलिस के पास जरूरत ज्यादा पावर्स आ गई। अब कोई भी ऐसा इंसान जो कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता हुआ दिख गया जो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट है, पुलिस उसके दो डंडा लगाएगी, बोलेगी गद्दारी करो ब्रिटिश सरकार से, है उठा के सीधा जेल में डाल देगी। अब मजे की बात क्या है कि आपको जेल में 2 साल तक डाला जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए आप ना किसी कोर्ट में जा सकते हो, ना अपने लिए वकील हायर कर सकते हो, ना ही अपनी बात को किसी सरकार के आगे रख सकते हो। डन, सिंपल सी बात है। इसी वजह से इसको कई बार ब्लैक एक्ट कहा जाता है, या कहा जाता है नो अपील नो वकील नो दलील। या तो आप अपील कर सकते हो, ना ही अपनी लॉयर हायर कर सकते हो, ना ही आप अपने आर्ग्यूमेंट को पेश कर सकते हो। तो अगर इसमें आप अगर पकड़ लिए गए राउलेट एक्ट के अंदर, तो आपका कोई केस में कोई भी कोर्ट के अंदर कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा और सीधा उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। डन, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखोगे इसके चलते गांधी क्या करते हैं, गांधी एक जबरदस्त वाला सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। तो गांधी को लगता है यार ये बड़ा अनजस्ट एक्ट है, तो गांधी करते हैं कि मैं नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस वगैरह स्टार्ट करूंगा, सत्याग्रह करूंगा। तो 6 अप्रैल को ये कहते हैं पूरे देश में हड़ताल ऑर्गेनाइज करेंगे। अब गांधी के इस कॉल पे क्या होता है, अगर आप देखोगे देश देश में रैली हो जाती है, रैली चलनी स्टार्ट हो जाती है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग आंदोलन करने लगते हैं। अब ब्रिटिश सरकार को यहाँ पे डर लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा है तो यार सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार को लगता है कहीं रेलवे स्टेशन बंद ना हो जाए, कहीं कम्युनिकेशन लाइन हैम्पर ना हो जाए। तो ब्रिटिश सरकार डर गई। अब सरकार क्या करती है, लोगों को रोकने के लिए वहां पे फोर्स का इस्तेमाल करती है, बल प्रयोग करती है, लोगों को मारना पीटना स्टार्ट किया जाता है। जो लोकल लीडर्स हैं खासकर अमृतसर के पास से, खासकर 10 अप्रैल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो लोकल लीडर्स को यहां पे पिक कर दिया जाता है। पिक कर लिया जाता है मतलब इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे इनको ले जाते हैं, ठीक है। अब लोग जो है यहाँ पे बड़े गुस्से हैं, बिकॉज लोगों के जो फेवरेट लीडर्स है अभी उठा लिए गए ब्रिटिशर्स द्वारा। तो लोग क्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है बच्चे, इसका पीछे का बैकड्रॉप आपको बताता हूं मैं, जल्दी से ध्यान से सुनना, पूरी कहानी सुनना बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम है माइकल ओ डॉयर, वो यहाँ पे क्या करते हैं, मार्शल लॉ लगा देते हैं। देखिए मार्शल लॉ में क्या होता है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग किसी जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते, ठीक है। और ये कमांड देते हैं ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर के हाथ में, और इससे कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाइए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। डायर क्या करता है, 13 अप्रैल 1919 का दिन था, लोग जो है जलियांवाला बाग में गैदर हुए थे। जलियांवाला बाग अच्छा क्या है, देखिए बच्चे ग्राउंड है बड़ा ओपन सा, जो कहां पड़ता है आपका, जो गोल्डन टेंपल है हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, उसी के कॉम्प्लेक्स में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लोग आए हुए थे, बैसाखी का फेयर मना रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने लीडर्स के अरेस्ट होने के लिए। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, बहुत सारे लोग बाहर थे, उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब ऐसे केस में क्या करता है, डायर आता है अपनी आर्मी के साथ, आकर के गेट को ब्लॉक कर देता है, उसके बाद जो है लोगों पे गोलियां बरसानी स्टार्ट कर देता है। डन, इससे क्या होता है, हजारों की संख्या में जो है लोग मर जाते हैं। और जब ये खबर आसपास फैलती है तो आप देखोगे पूरे भारत में पंजाब वगैरह के अंदर दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे पुलिस की लोगों के साथ भिड़ंत हो जाती है, लोग लड़ने लगते हैं, दंगे करने लगते हैं। अब ब्रिटिश सरकार एज यूजुअल वही काम करती है, क्या करती है बच्चे, डेफिनेट सी बात है, ब्रिटिश सरकार दोबारा बल प्रयोग करती है, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है, सत्याग्रहियों को अरेस्ट कर लेती है, सत्याग्रहियों को अरेस्ट करके इनको टॉर्चर करती है। कैसे टॉर्चर करती है, इनको बोलती है अपनी नाक को जमीन पर रगड़ के सलाम साहब बोलो, है सलाम साहब। ब्रिटिशर देखे क्या बोलोगे, सलाम साहब। इनको जो है ना रेंगने को बोलती है, बिल्कुल जमीन के ऊपर से कीड़े मकोड़े रेंगते हैं इस बात, ताकि ये जो है ना इनके मन में डर बैठ जाए ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट। इनफैक्ट अगर आप देखोगे डायर का भी स्टेटमेंट यही कहता है कि आई वांटेड टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट इन द माइंड्स ऑफ द सत्याग्रही। सत्याग्रहियों के दिमाग में एक मॉरल इफेक्ट, एक डर, एक आतंक पैदा करना चाहता था, इस वजह से मैंने जलियांवाला बाग कांड किया। हालांकि इसके रिजल्ट में होता कुछ नहीं है। हमारे नेता एज यूजुअल कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें गांधी जी का नाम आता है। गांधी जी ने क्या क्या क्रिटिसाइज किया। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं भाई, मतलब जो टैगोर साहब हैं, टैगोर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो उनको नाइटहुड का टाइटल दिया हुआ है वापस कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर आप देखेंगे गांधी जो है राउलेट सत्याग्रह को भी यहाँ पे कॉल ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटी ये 3-4 चीजें जो आप देख सकते हो आफ्टर मैथ ऑफ जलियांवाला बाग। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे जलियांवाला बाग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बनाया जाता है, इसको आप हंटर कमेटी कहते हैं। हालांकि इसका रिजल्ट कुछ खास होता नहीं है, तो ये डायर को भगा देते हैं यार इंडिया से, इसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जाता। चलिए चलो अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। देखिए खिलाफत अगर आप देखेंगे तो ये वो साल था 1919 जब आपका वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है और ओटोमन टर्की यहां ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर हार गया था। देखिए तुर्की के जो सुल्तान है उनको ऑफिशियली खलीफा कहा जाता है। अब खलीफा के साथ दो बातें, नंबर 1 वो तुर्की के सुल्तान है, दूसरी बात वो इस्लामिक वर्ल्ड के रिलीजियस लीडर भी यानी धर्म गुरु भी हैं, ठीक है। तो जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। अब क्या है कि जो ब्रिटेन है आपका वो तुर्की के साथ एक संधि करने जा रहा है, एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसके थ्रू क्या होगा कि तुर्की का जितना भी पावर है यानी वहां के सुल्तान का सारा छीन लिया जाएगा और उन इलाकों में भी छीन लिया जाएगा जहां पे मुस्लिम संख्या काफी ज्यादा पॉपुलेशन में, ठीक है। तो अब इससे क्या है कि पूरे देश दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं वो डेफिनेट सी बात है बहुत गुस्से में, बिकॉज उनके धर्म गुरु के साथ सही नहीं किया जा रहा। तो वो क्या कह रहे हैं कि भैया हम खलीफा को सपोर्ट करेंगे। तो उनके सपोर्ट में जो मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको आप कहते हैं खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। इंडिया में इसको लीड कर रहे थे शौकत अली मोहम्मद अली, ये जिन्ना नहीं है,
ठीक है। खिलाफत कमेटी बनती है बॉम्बे में मार्च 1919 में टू डिफेंड द खलीफास पावर्स। ठीक है। अब यहाँ पे यार बहुत सिंपल सी बात है, गांधी को लगता है कि एक बड़ा अच्छा मौका है जब हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ लाया जा सकता है और यूनाइट करके यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने को यहाँ पे क्या किया जा सकता है बच्चे, रेडी किया जा सकता है। ठीक है। अब क्या होता है, इस बात को कन्विंस करने के लिए ये गांधी क्या करते हैं, जो कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस का सितंबर 1920 में, उसमें गांधी ट्राई करते हैं कांग्रेस को कन्विंस करने के लिए कि एक नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करेंगे, किसके सपोर्ट में, खिलाफत के सपोर्ट में। ठीक है। और फाइनली जो आपका दिसंबर सेशन होता है उसमें 1920 के अंदर ये बात को मान लिया जाता है। अब देखिए कांग्रेस में पहले दिक्कत थी कि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता थे जो काउंसिल इलेक्शंस जो कि होने वाले थे उसको बॉयकॉट करना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में गांधी की बात से कन्विंस होते हैं और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है डन। चलिए आगे बात करते हैं। अब सवाल उठता है कि नॉन कॉपरेशन क्यों जरूरी है। देखिए नंबर 1, हिंदू स्वराज करके किताब, इसमें गांधी ने लिखा है कि ब्रिटिशर्स भारत में इसलिए आए बिकॉज हमने कॉपरेट किया। अगर हम कॉपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश राज गिर जाएगा और स्वराज हमको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नॉन कॉपरेशन करना पड़ेगा। तो दिसंबर 1920 वाले सेशन में जो कि कहा हुआ था नागपुर के अंदर, सरकार अडॉप्ट कर लेती है आपका नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। अब गांधी कहते हैं यहाँ पे 3 बातें, देखो 3 इंपॉर्टेंट बातें। गांधी कहते हैं कि मूवमेंट को 3 तरीके से अनफोल्ड किया जाएगा। नंबर 1, पहला है सरेंडर ऑफ द टाइटल्स। बहुत सिंपल सी बात है, सरेंडर ऑफ द टाइटल्स। पहले क्या था, ब्रिटिश सरकार जो कुछ बहुत बढ़िया काम करते थे लोग उनको सम्मानित करने के लिए अलग टाइटल्स देती थी। गांधी कहते हैं जिनको भी ऐसे टाइटल्स मिलेंगे सब वापस कर देंगे। दूसरा, कंप्लीट बॉयकॉट करना है सिविल सर्विसेज का, काउंसिल्स का, कोर्ट्स का, पुलिस का, ठीक है, हर एक सामान का, ब्रिटिश सामान का, ब्रिटिश फॉरेन गुड्स का, हर एक चीज का बॉयकॉट करना है, कंप्लीट बॉयकॉट। और अगर यहां पे ब्रिटिश सरकार ने बल प्रयोग किया यानी वायलेंस का इस्तेमाल किया तो हम सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। तो ये 3 मेजर मुद्दे हैं आपके नॉन कॉपरेशन वाले फैक्ट के। ठीक है। अब आगे बात करते हैं बड़ा बच्चा। नाउ देखो, अब इस पूरे आंदोलन के अंदर आप देखोगे तो आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं, यानी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। मूवमेंट इन टाउन्स, यानी शहरों के अंदर मूवमेंट किस तरीके से चला, उसके अलावा गांव के अंदर कौन कौन से मूवमेंट एक्टिव थे और नॉन कॉपरेशन से कैसे रिलेटेड थे, और तीसरा जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, ठीक है, प्लांटेशन में काम करने वाले कर्मचारी, उन्होंने स्वराज का मतलब किस तरीके से समझा। चलिए आइए नंबर 1 बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मूवमेंट इन टाउन्स। देखिए नॉन कॉपरेशन खिलाफत स्टार्ट होता है अराउंड अबाउट जनवरी 1921 के अंदर। अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इनमें पार्टिसिपेट किया था। हर एक ग्रुप का यहाँ पे स्वराज का मतलब अलग था, यानी हर एक ग्रुप का इसमें पार्टिसिपेट करने का जो रीजन था, कॉज था, वो अलग अलग था। नंबर 1, अगर हम टाउन्स की बात करें तो टाउन्स में जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थे उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था। ठीक है। स्टार्टेड विद द मिडिल क्लासेस, जैसे स्टूडेंट, टीचर, लॉयर, सब अपनी जॉब छोड़ करके, लीगल प्रैक्टिस छोड़ करके कहां जाते हैं, मूवमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। बच्चों को तो मौका मिल गया, बढ़िया एग्जाम होने वाले थे, छोड़ के भाग गए, कहते हैं मूवमेंट करेंगे, एग्जाम गया तेल में, हम चलेंगे मेल में। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, जितने भी स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, इन्होंने जितने भी गवर्नमेंट पोजीशन थे, ऑफिसर्स थे, सब छोड़ छाड़ के लोग आ गए। काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया। ठीक है। काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया एक्सेप्ट जस्टिस पार्टी इन मद्रास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार कि जस्टिस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थी किसकी, दलित्स की। ठीक है। तो दलित्स का सिंपल कहना था कि कांग्रेस हमको सपोर्ट नहीं करती किसी भी रिस्पेक्ट में, तो हम भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करने वाले। और पॉलिटिकल सोल्यूशन एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है जो इनको अधिकार दिला सकता है। ठीक है। लिकर फॉरेन गुड्स को यहां बॉयकॉट किया जा रहा है, लिकर शिप्स को पिकेट किया जा, पिकेट का मतलब एंट्रेंस ब्लॉक कर दी जा रही। ठीक है। अब सवाल उठता है कि सारी चीजें इफेक्टिव तरीके से हो रही थी, लेकिन 2 ऐसे मेजर कारण थे जिसके चलते नॉन कॉपरेशन टाउन्स के अंदर आप कह सकते हैं फेल हो गया। नंबर 1, खादी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। ठीक है। तो गांधी कह रहे हैं खादी पहनो, लेकिन गरीब आदमी खादी खरीद नहीं सकता। एज ए रिजल्ट उसको मजबूरी में दोबारा से ब्रिटिश गुड्स को बाय करना पड़ेगा। ठीक है। ब्रिटिश कपड़ा बाय करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप देखोगे जो लोग अपना काम धंधा छोड़ के आ गए थे उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं था। तो डेफिनेट सी बात है, आप 4 दिन 5 दिन आंदोलन कर सकते हो, लेकिन छठे दिन आपको पेट पालने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा नहीं आएगा जब तक आप काम नहीं करोगे। आपने डेफिनेट सी बात है लोगों को कह दिया कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाइए। ठीक है। सारे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन छोड़ आइए, लेकिन आपके पास ऑल्टरनेटिव में इंडियन इंस्टीट्यूशंस बहुत देर लगा रहे थे बनने में। एज ए रिजल्ट लोगों के पास कोई ऑप्शन बता नहीं, लोग वापस जो है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस चले गए। डन। आगे बात करते हैं भाई। ठीक है। अब बात करते हैं रेबेलियन इन द कंट्री साइड। एक कंट्री साइड के अंदर 2 तरीके से पढ़ेंगे। नंबर 1, पेजेंट मूवमेंट इन अवध, दूसरा है ट्राइबल मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। डन। अगर आप देखेंगे मूवमेंट को लीड कर रहे थे अवध के अंदर बाबा रामचंद्र। अवध मतलब आपको उत्तर प्रदेश सराउंडिंग वाला इलाका जो है। ठीक है। बाबा रामचंद्र इसको लीड कर रहे थे। मूवमेंट किसके अगेंस्ट था, लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार के अगेंस्ट। अब अगर आप देखोगे लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं, जमींदार, मतलब जिनके पास जमीनें होती हैं। अब ये क्या करते थे कि ये किसानों को जमीनें किराए पे देते थे, लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। फॉर एग्जाम्पल, उनसे जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा हाई रेंट देते थे। जब वो किसान अपना किराया नहीं चुका पाते थे, उन पर कर्जा हो जाता था, तो इनसे बेगार मजदूरी करवाते थे। बेगार का मतलब है फ्री में लेबर करवाते थे, बिना 1 रुपया दिए।
ठीक है, और साथ ही साथ इनको फिजिकल तरीके से, मेंटल तरीके से टॉर्चर करते थे। अभी किसान, अच्छा एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि कई बार अगर किसान किराया दे भी देता था तब भी इनको कब जमीन से निकाल दिया जाएगा इसकी बात की कोई श्योरिटी नहीं है। अब मान लो कि मैं गरीब किसान हूं, मैंने क्या किया, पैसा जोड़ करके जमींदार से किराए पे जमीन ली, किराए पे खेत लिया, 5 महीने का किराया यहां पे जमा कर दिया, ठीक है। लेकिन जमींदार तब भी जब भी चाहे मुझे अपने खेत से बाहर निकाल सकता है। अब जमींदार अगर मुझे कहेगा कि 2 महीने बाद खेत खाली करो तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे खाली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फार्मर्स के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं था अपने टेन्योर का। तो यहाँ पे मेजर डिमांड क्या थी, नंबर 1, ये तो प्रॉब्लम्स हो गई। अब किसानों की मेजर डिमांड क्या है, नंबर 1, जितना भी हाई किराया, हाई रेंट है, इसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है, हाई टैक्सेस को हटाया जाए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे आप कह सकते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बहुत जरूरी है, एक किसान को दिया जाए। बेगार मजदूरी को बंद किया जाए, बेगार लेबर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेबर करवाया जाता है उसको बेगार कहते हैं, बेगार मजदूरी बंद की जाए। और 30 सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, सामाजिक बहिष्कार किया जाए ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का, यानी जो अत्याचारी जमींदार लोग हैं उनका सोशल बॉयकॉट जरूरी है। एज अ रिजल्ट आप देखते हो कि कई जगह पे नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। नाई धोबी बंद मतलब नाई होता है बार बार, धोबी होता है कपड़े धोने वाला, तो ये क्या है, सोशल सर्विसेज। तो यहां पे कहा गया कि इन लोगों को ये सोशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करना बंद करना पड़ेगा, तब ये जमींदारों की अकल ठिकाने आएगी, ठीक है। 1920 में आप देखोगे एक अवध किसान सभा को सेटअप किया जाता है, जिसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अदर्स। अब अगर आप देखेंगे जब नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस चाहती थी कि इस मूवमेंट को अपने साथ मर्ज कर लिया जाए, लेकिन ये जो पीजेंट मूवमेंट था आपका अवध के अंदर, ये क्या हो जाता है, काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता है, और वायलेंट होने की वजह से कांग्रेस जो है इससे अपना पल्ला झाड़ लेती है। अब देखिए मजे की बात क्या है कि आप देखोगे तो कई सारे इलाकों में अवध के जो जमींदारों के घर थे, इनकी दुकानें थी, सब लूट ली गई, बाजार लूट लिए गए, ठीक है। इनफैक्ट जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने गांधी का नाम यूज करके क्या बोला कि गांधी कह रहे हैं कि तुमको टैक्स नहीं देना, गांधी कह रहे हैं कि जमींदारों की जमीनें छीन के तुमको दे दी जाएंगी, और गांधी सोच रहे हैं कि मैंने ये कब कहा, ठीक है। तो गांधी इसी बात को कंफ्यूज है, भैया मैंने कब कहा। तो गांधी के नाम पे जो है हर कोई बिल फाड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था पीजेंट मूवमेंट आपका अवध के अंदर। अच्छा ये हो गई मोटी मोटी बात। अब आगे बात करते हैं ट्राइबल मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश का जो गुदम हिल्स की इलाका है, गुदम हिल्स की पहाड़ी मतलब पहाड़ी इलाका है, ठीक है, गुदम हिल्स वाला। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे दिक्कत समस्या परेशानी ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो रहते हैं वो आदिवासी हैं, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट लॉज आए, फॉरेस्ट लॉज ने क्या किया कि जंगल का मैक्सिमम एरिया किसके लिए रिजर्व कर दिया, ब्रिटिशर्स के लिए। यानी जो आदिवासी लोग हैं जो इतने सालों से जंगलों के ऊपर डिपेंड होते आए हैं, अभी ना जंगल में जा सकते हैं, वहां ना वहां का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ना ही जो इन्होंने जानवर पाले हुए हैं उनको वहां पे चारा चराने जा सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे जो इनके ट्रेडिशनल अधिकार हैं जो इतने सालों से इनके पास हैं, ये सारे के सारे इनसे छीन लिए गए। एज ए रिजल्ट आदिवासियों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब क्या होती है, ब्रिटिश सरकार जब इनको फोर्स करती है कि आप बेगार मजदूरी करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमको रोड बनाने में मदद करिए, तब यहाँ के लोग पागल हो जाते हैं, इनके दिमाग अंदर का गुस्सा फूट जाता है और वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। अब इनको जो लीड कर रहे थे बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे, उनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। अच्छा मजे की बात क्या है कि इसको गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे छुप करके अटैक करना। अगर आप देखोगे जो विद्रोही थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना स्टार्ट किया। तो अल्लूरी सीताराम राजू बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, ठीक है। ये कहते थे कि मैं करेक्ट भविष्यवाणी कर सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शंस कर सकता हूँ। ये भी कहते थे कि मेरे पास लोगों को ठीक करने का पावर है, इनफैक्ट अगर बंदूक की गोली भी मेरे पे आ जाए तो उससे भी मैं नहीं मरूंगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं फुल ऑन रजनीकांत वाइब्स, ठीक है। तो अल्लूरी सीताराम राजू हमारे अपने थलाइवा है, आप कह सकते हैं इस पूरे मूवमेंट के सुपरस्टार हैं। हालांकि इनको पकड़ के कैप्चर करके जो ब्रिटिश सरकार जो है मार देती है 1924 के अंदर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बन जाते हैं हीरो, लोग इनको भगवान का अवतार मानते थे। चलिए अच्छा अब हमारा प्लांटेशन वाला कहां गया हिसाब किताब, ओके डन 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 डन। चलो तो प्लांटेशन 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 प्लांटेशन, ठीक है आगे बात करते हैं। ओके चलिए अच्छा ट्राइबल मूवमेंट की हमने बात कर ली। देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे लिख लीजिएगा, दैट इज स्वराज इन द प्लांटेशंस। देखिए अगर हम बात करें स्वराज इन प्लांटेशंस की, आप इसी को यहीं पे इस पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा ध्यान से बच्चों, ठीक है। बहुत सिंपल है स्वराज इन प्लांटेशंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप बात करोगे एक एक्ट आया था, ठीक है, इस एक्ट का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, ठीक है। एक मिनट, इरेजर कहाँ गए भाई, इरेजर इधर आओ। देखो बच्चे होल सिनेरियो इज कि मैं खुद चाहता हूं कि आपको कम से कम समय में ना पूरा टॉपिक रिवाइज करा दो, बिकॉज आपने मल्टीपल टाइम्स इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरा होल सिनेरियो यही है कि आपको कम से कम समय में टॉपिक को रिवाइज किया जाए, ठीक है। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की बात करते हैं। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था आपका 1859 के अंदर, ठीक है। इमिग्रेशन एक्ट आया 1859 में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा
इस एक्ट से क्या हुआ था, इस एक्ट के सिंपल था कि इस एक्ट के हिसाब से आप जितने भी आपके प्लांटेशन वर्कर्स है, खासकर आसाम के अंदर प्लांटेशन वर्कर्स क्या होते हैं, प्लांटेशन एक ऐसा खेत होता है जहां पे एक प्रकार का क्रॉप आप बहुत बड़े इलाके में उगाते हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्लांटेशन। अब यहाँ पे काम करने वाले जितने वर्कर्स हैं वो इस एक्ट द्वारा बाउंड हो गए थे। क्यों? बिकॉज ये एक्ट क्या कहता है कि बिना स्पेशल परमिशन के आप प्लांटेशन छोड़ के नहीं जा सकते, और मजे की बात यह है कि ऐसी स्पेशल परमिशन कभी मिलती ही नहीं थी। अब प्लांटेशन वर्कर्स को लगा कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ नॉन कॉपरेशन वाला, कि भैया अब जो है हमें बड़ी आसानी के साथ जो नाता रिश्ता हमारा गांव से टूट चुका है उसको दोबारा से हम लिंक कर पाएंगे, ठीक है, तो इनको फ्रीडम मिल जाएगा यहाँ पे प्लांटेशन से एंट्री और एग्जिट करने का। इस वजह से जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ नॉन कॉपरेशन, इन्होंने भी स्वराज की आवाज सुनी, तो इनको लिए बहुत सिंपल था, इन्होंने क्या किया, अथॉरिटीज को डिफाई किया, डिसोबे करते हुए जो थे ये प्लांटेशन से भाग गए, ठीक है। इनको बिकॉज ये लग रहा था कि गांधी राज आने वाला है, गांधी हर एक इंसान को जो है अपने गांव में जमीन देंगे और ये लोग खुशी खुशी अपने गांव के अंदर रहेंगे। अब होता क्या है यहाँ पे कि ऐसा कुछ होता तो है नहीं, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, प्लांटेशन छोड़ छोड़ भाग जाते हैं। लेकिन रास्ते में क्या है, स्ट्राइक हो रखी है, हड़ताल हो रखी है, किसकी, रेलवेज की और स्टीमर। स्टीमर क्या होता है, बोट टाइप का होता है, पानी में चलता है, तो ये अपने गांव कभी वापस पहुंच ही नहीं पाते। पुलिस वाले इनको पकड़ लेते हैं, पकड़ कर पीटते हैं, मार पिटाई करके इनको वापस जो है प्लांटेशन के अंदर भेज देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो एक बात तो बहुत कॉमन थी यहाँ पे कि लोग भले ही लोगों के लिए स्वराज का जो मतलब है वो अलग था, लेकिन जब वो स्वतंत्र भारत के नारे लगाते थे तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो एक यूनाइटेड राष्ट्र, यूनाइटेड देश की बात कर रहे हैं, या फिर जो फीलिंग ऑफ राष्ट्रवाद, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो उनके अंदर बहुत ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है, डन। आगे बात करते हैं बच्चों फटाफट से, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। अभी क्या होता है, देखिए फरवरी 1922 की बात है, फरवरी 1922 में भी 4 फेब की बात है, फिलहाल हम लोग एग्जैक्ट डेट लिख लेंगे, सारे बच्चे लिख लेंगे यहाँ पे, कि अगर मैं बात करूं आपसे 4 फरवरी 1922 की, चौरी चौर एक जगह पड़ती है गोरखपुर अंदर, गोरखपुर मतलब आपका जो जिला पड़ता है यूपी के अंदर अभिनव, तो यहाँ पे एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था बाजार में। अब क्या होता है, जब पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन यानी जुलूस निकाला जा रहा होता है तो पुलिस वालों की यहाँ पे लोगों से झड़प हो जाती है, ठीक है, और ये जो झड़प है इतनी ज्यादा वायलेंट हो जाती है कि यहाँ लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट 22 पुलिस वालों की और 3 सिविलियन, 3 आम आदमियों की मौत हो जाती है। गांधी जी को सुनकर के बड़ा बुरा लगता है, गांधी जी नॉन कॉपरेशन को बंद कर देते हैं। गांधी जी को लगता है कि बच्चे अभी लोगों को सत्याग्रह का लेसन सिखाना बाकी है, बिकॉज लोग अभी भी नॉन वायलेंस के अंदर ट्रेन नहीं हुए, ठीक है, डन। आगे बात करते हैं ना। अब बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे कांग्रेस के अंदर जो ये जो मास स्ट्रगल चल रहा है आपसे, इससे बहुत दुखी हो चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि काउंसिल पॉलिटिक्स में रिटर्न करना बिकॉज इनके हिसाब से आप जब पॉलिटिक्स का हिस्सा होंगे, जब आप राजनीति का हिस्सा होंगे, जब आप लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा होंगे तो ज्यादा आसान होगा ब्रिटिश लॉज को अपोज करना, साथ ही साथ ये बताना कि ये काउंसिल्स डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं करती। तो सियालदास और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, स्वराज पार्टी फॉर्म करते हैं। कब फॉर्म करते हैं? 1923 में विद इन द कांग्रेस। इनका सिंपल सा मुद्दा यही था कि भैया हमको वापस से काउंसिल्स के अंदर जाना है, इलेक्शन जीतने हैं, जीत करके वहां पे बताना है कि आपके यहाँ सब कुछ सही नहीं चल रहा, आप डेमोक्रेटिक काम नहीं करते, और जो गलत लॉज बनाए जा रहे हैं उनको अपोज करना है। हालांकि जो यंग लीडर्स है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू, इनका भी जो डिमांड था वो सिंपल था, यानी फुल इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वराज, ठीक है, डन। आगे बात करते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब दो ऐसे बड़े फैक्टर्स जिसने भारतीय पॉलिटिक्स को लेट 1920s में शेप किया। नंबर 1 आता है आपका वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। देखिए अगर आप देखोगे तो बच्चे क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ग्रेजुअली 1926 से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का दाम जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। रीजन क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सप्लाई जरूरत से ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है, यानी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है लेकिन उसको खरीदने वाले बायर्स अवेलेबल नहीं है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि सामान का दाम जो है 1926 से गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब इस लॉस को रिकवर करने के लिए बेचारे जो हमारे किसान है वो एक और गलत स्टेप उठाते हैं, यानी ये और ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जब और ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो फिर से हालत और खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में सप्लाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड बहुत कम है, और जब ऐसा होता है तो चीजों का दाम जो है गिरने लगता है। तो एज अ रिजल्ट 1930 तक क्या होता है, पूरा प्राइस यहाँ पे कोलैप्स कर जाता है और किसानों की हालत जो है बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में किसान बेचारा क्या है, ना तो रेंट दे पा रहा है, ना किराया दे पा रहा है अपनी जमीनों को, ना ही वो टैक्स भर पा रहा है। दूसरा है साइमन कमीशन, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे। तो साइमन कमीशन, टोरी गवर्नमेंट, देखिए कंजर्वेटिव पार्टी को कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी क्या है कि अगर आप देखोगे 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने कहा था कि 10 साल बाद जो है भारत में कमीशन लाया जाएगा, रॉयल कमीशन, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि इंडिया के अंदर जो भी सरकार में चेंजेस करने, बदलाव करने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो करेंगे। लेकिन क्या है कि 1928-29 का जो समय था वो बड़ा क्रूशियल था ब्रिटेन के अंदर। क्यों? कि वहां चुनाव होने वाले। अभी जो करंट सरकार थी वहां पे वो टोरी गवर्नमेंट यानी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और वहां के जो प्रधानमंत्री थे वो स्टैनली बॉल्डविन थे। तो अभी इस पार्टी को लगता है कि कहीं चुनाव ना हार जाए तो ये क्या करते हैं, साइमन कमीशन को मुद्दा बनाते हैं। तो 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। एज अ रिजल्ट इंडियंस क्या करते हैं, इसको बॉयकॉट करते हैं, मुस्लिम लीग उसको बॉयकॉट करती है, ठीक है। तो कब आया था भारत? आया था 1928 के अंदर।
ठीक है। तो अब इसको बॉयकॉट किया जाता है तो डेफिनेटली बात है साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, बट साइमन वापस नहीं जाता है। साइमन प्रॉपर रहता है यहाँ पे, अपनी रिपोर्ट बनाता है, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज देता है। साइमन को अपोज करने के लिए इनफैक्ट आप देखोगे तो नेहरू जी ने भी एक रिपोर्ट बनाई थी, मोतीलाल नेहरू ने, इसको 1928 का नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अच्छा, दिसंबर 1929 में क्या होता है, लाहौर के अंदर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में, यानी जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में कांग्रेस का सेशन रखा जाता है और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिमांड को उठाया जाता है। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ लीडर्स कहते हैं कि अब हमको आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम भारत का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि आइडिया बहुत हाइपोथेटिकल था, तो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आप देखोगे आज जब हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, तो उसका जो डेट का सिलेक्शन है बच्चों कहीं ना कहीं इसी पूर्ण स्वराज से इंस्पायर्ड है। आगे बात करते हैं ना। अच्छा, अब क्या होता है कि भारत के अंदर हालत खराब है। 1929 में अभी जो लॉर्ड इरविन थे भारत के वाइसरॉय, वो कांग्रेस के सामने एक लॉलीपॉप फेंकते हैं। क्या बोलते हैं कांग्रेस से कि एक काम करिए, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करिए और मीनवाइल हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस मतलब इंटरनल मैटर संभालने की जिम्मेदारी किसकी होगी, भारतीयों की होगी, एक्सटर्नल मैटर्स की देखभाल ब्रिटिश करेंगे। ठीक है, लेकिन डोमिनियन स्टेटस कब देंगे यहाँ पे लॉर्ड इरविन बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं करता, तो कांग्रेस इस डिमांड को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद अगर आप देखोगे सॉल्ट मार्च की बात करते हैं। देखिए 1882 के अंदर एक एक्ट आया था, एक कानून आया था जिसने क्या किया, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया। दूसरी बात, जो सॉल्ट बनाने का पूरा अधिकार है ब्रिटिश फैक्ट्रीज को दे दिया। अब देखिए गांधी जी को लगा यार कि यहाँ पे सॉल्ट एक ऐसा सिंबल बन सकता है जो कई सारे क्लासेस को कनेक्ट कर पाएगा, यानी चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, हर कोई नमक खाता हो, नमक पे टैक्स किसी को बर्दाश्त नहीं है। तो गांधी ने डिसाइड किया कि सॉल्ट को चूज करते हैं एज द मीडियम टू यूनाइट द डिफरेंट इंडियंस। ठीक है, डिफरेंट पीपल ऑफ द इंडियन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो गांधी नंबर 1 क्या करते हैं, गांधी पहली बात तो एक लेटर लिखते हैं, किसको, इरविन को एक लेटर लिखते हैं। ठीक है, और गांधी कहते हैं कि अगर 11 मार्च 1930 तक मेरी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो मैं जो है एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, अब इरविन इनकी बात सुनता नहीं है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, एक मार्च स्टार्ट करते हैं, पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं अपने साबरमती आश्रम से, कहां तक, दांडी तक। तो दांडी क्या है, गुजरात के अंदर एक कोस्टल टाउन है। ठीक है, यानी जहां पे समुद्र के किनारे बसा हुआ है, छोटा सा कस्बा है दांडी, आप कह सकते, छोटा सा शहर आप कह सकते हैं। तो गांधी जी जो है अपने साबरमती आश्रम से यहां तक की पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप देखोगे तो इनके साथ इनके 78 वॉलेंटियर्स थे। 240 मील ये लंबा वॉक है, 240 माइल्स, 240 मील लंबी पद यात्रा थी जो गांधी ने स्टार्ट की थी अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ। ठीक है, तो गांधी का सिंपल कॉन्सेप्ट है, गांधी यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर 1 सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना चाहते हैं, सेकंड यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च करना चाहते हैं। तो 6 अप्रैल को अगर आप देखोगे तो गांधी जो है यहाँ पे पहुंचते हैं दांडी में, यहाँ पे नमक बनाते हैं, नमक बनाने के साथ क्या होता है, सॉल्ट लॉ टूट जाता है और साथ ही साथ बच्चे सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन की भी फुल फ्लेश तरीके से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, डन। अच्छा, अब क्या है कि डिफरेंट कैसे है बच्चे, अभी यहाँ पे डिफरेंट इस वजह से कि बिकॉज लोगों को यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि आपको ब्रिटिश कानून तोड़ने हैं। पहले क्या था, नॉन कॉपरेशन में सिर्फ कॉपरेट ना करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन नहीं असहयोग के लिए कहा जा रहा था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस के अंदर क्या करना है, आपको कानून को प्रॉपर्ली तोड़ना है, कानून की धज्जियां उड़ानी है ब्रिटिश सरकार के। ठीक है, अगर आप देखोगे तो नंबर 1 लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, टैक्सेस देने से मना कर दिया। ठीक है, फॉरेस्ट लॉस तोड़ने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि लोगों ने पूरे भारत के अंदर इस तरीके का मूवमेंट स्प्रेड हो गया। अब सिंपल सी बात है, ब्रिटेन के पास एक ही काम है, ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, दोबारा बल प्रयोग करती है, यानी सत्याग्रहियों को उठा लिया जाता है, औरतों को, बच्चों की पिटाई की जाती है। करीब 1 लाख सत्याग्रहियों को अरेस्ट कर लिया गया था। कैन यू इमेजिन गाइस, आप सोच सकते हो भाई। अब क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे कांग्रेस के, बाकी अलग अलग पार्टीज के, चाहे गांधी हो चाहे नेहरू, उन सबको उठा के अरेस्ट कर लिया गया। एज ए रिजल्ट इतनी हिंसा बढ़ गई थी, आप देखोगे फॉर एग्जांपल जब ब्रिटिश सरकार ने लोगों के ऊपर बल प्रयोग किया तो लोगों ने भी उसका जवाब जो है हिंसा से दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे खान गफ्फार खान, जिन्हें कई बार फ्रंटियर गांधी कहते हैं, जब इनको अरेस्ट किया गया तो पेशावर जो कि पाकिस्तान में आता है, वहां पे लोग जो थे इनके सपोर्टर्स भिड़ गए पुलिस से, तो वहां पे बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा हिंसा हो रहा है। गांधी ने हालांकि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, तो अभी लोगों की सफरिंग्स को देखते हुए गांधी क्या करते हैं, आपके सिविल डिसोबीडियंस को कॉल ऑफ कर देते हैं और उसके बाद साइन होता है गांधी इरविन पैक्ट। कब साइन होता है बच्चों, 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन जो समय वाइसरॉय थे एक एग्रीमेंट साइन करते हैं गांधी के साथ। इस एग्रीमेंट के हिसाब से जितने भी आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है, जिनको प्रिजनर बनाया गया था, जिनको जेल में डाला गया था, और गांधी जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए लंदन में। कहां पे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे कि गांधी जब वापस आते हैं तो उनके साथ धोखा हो जाता है, प्रैंक हो जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, नंबर 1 कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर देती है, दूसरा जितने भी नेता थे उनको उठा करके जेल में डाल देती है, तीसरा जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, बिकॉज ये क्या करते हैं, वाइसरॉय बदल देते हैं। ठीक है, अब वाइसरॉय बदल गया तो ब्रिटिश सरकार कहती है कैसा एग्रीमेंट, कौन सा वाइसरॉय,
तो ब्रिटिश गांधी जी के साथ क्या हो जाता है, प्रैंक हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे, लेकिन बाय 1934 अगर आप देखोगे तो सिविल डिसोबीडियंस का जो मोमेंटम है यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाता है। डन, आगे बात करते हैं। अब दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नंबर वन, पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट, दूसरा क्वेश्चन आता है कि लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, अब पार्टिसिपेंट्स की बात करें, जो रिच पार्टिसिपेंट्स है, रिच पेजेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे जो जाट्स और पाटीदार है, ठीक है, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, पाटीदार ऑफ गुजरात, ये वो पेजेंट कम्युनिटीज है, वो फार्मिंग कम्युनिटीज हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में सामान बेच करके पैसा कमाते हैं। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में इनका लॉस होने लगा तो डेफिनेट सी बात है इनके पास पैसा नहीं बचा, तो ये चाह रहे हैं जो ब्रिटिश सरकार जरूरत से ज्यादा टैक्सेस वसूल कर रही है उस टैक्स को लेना बंद कर दे। ठीक है, डन। दूसरा आता है बेचारे गरीब किसान। अब गरीब किसान क्या है, इसमें मैक्सिमम किसान यहाँ पे किराए पे लेकर के जमीन जो है खेती बाड़ी कर रहा है, लेकिन जब एग्रीकल्चर के प्राइसेस ही गिर गए, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा गिर गए, तो अगर आप देखोगे इनका जो इनकम है बेटा वो भी इंपैक्ट हुआ, तो अब इनके पास पैसे ही नहीं बचे कि जमीन का किराया दे पाए, तो ये चाहते हैं कि जमींदार जो इनके जमीन का किराया माफ कर दें। ठीक है, अब आगे बात करिए फटाफट से बिजनेस क्लास की। बिजनेस क्लास की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में इन्होंने बड़े जबरदस्त प्रॉफिट्स कमाए थे, बहुत पैसा कमाया था, लेकिन क्या होता है कि इसके बाद ये चाहते हैं कि इनके बिजनेस अपना ग्रो कर पाए, लेकिन जो ब्रिटिश पॉलिसीज वो ऐसी हैं कि इन बिजनेस को ग्रो करने ही नहीं देती। तो इनका डिमांड बहुत क्लियर है कि ये चाहते हैं कॉलोनियल कंट्रोल जो बना हुआ है बिजनेस के ऊपर उसको हटाया जाए, रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए, ताकि ये फुल फ्लेश तरीके से अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को अंजाम दे पाए या नहीं कर पाए। इन्होंने दो बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने सपोर्ट्स के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नंबर वन आपका इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस 1920 के अंदर, और दूसरा है आपका ठीक है, ये आपका 27 के आसपास होगा। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना डेट वाइज। तो आप डन, ओके। तो क्या हुआ भाई इसको, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, दो ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। नंबर वन इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस की बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे एफआईसीसीआई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, 1927 के अंदर। ठीक है, डन, 1927। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही कर लेते हैं, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, एफआईसीसीआई 1927। ठीक है, डन। सॉरी यार वापस आते हैं भाई, थोड़ा सा अपन फ्लो में आगे बढ़ गए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो दो ऑर्गेनाइजेशन अपने को याद रखनी। नंबर वन, एक याद रखनी अपनी इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस, दूसरी याद रखनी आपकी एफआईसीसीआई। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाई गई थी ताकि जो इनके इंटरेस्ट है, इनके प्रॉब्लम्स को आगे रखा जा सके, सॉल्व किया जा सके। अब देखिए दो तीन चीजें आपको जाननी पड़ेगी यहाँ पे। नंबर वन, जो पुअर पीजेंट है, कांग्रेस इनके सपोर्ट में नहीं, कांग्रेस नो रैंक कैंपेन्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। रीजन क्या है, कांग्रेस अगर आप देखोगे डोमिनेटेड है अमीर लोगों द्वारा, यहाँ पे अपर कास्ट के लोग मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे बिजनेसमैन मिल जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट मिल जाएंगे, तो कांग्रेस कभी भी गरीब किसानों का, गरीब वर्कर्स का सपोर्ट करती नहीं है, बिकॉज कांग्रेस ऐसा करेगी तो जो बड़े बड़े लोग हैं जहां से पैसा आ रहा है कांग्रेस को, ये लोग नाराज हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं, बड़ा बच्चे देखो नाउ, अगर आप देखेंगे बेटा यहाँ पे महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बड़ी संख्या में महिलाएं जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, आंदोलन कर रही हैं, प्रोटेस्ट मार्चेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, दांडी मार्च में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा आप देखोगे बॉयकॉट कर रही हैं सामान का, जो लिक्कर की दुकानें, अल्कोहल की दुकानें, उनकी एंट्री ब्लॉक कर रही है। मतलब सब तरीके का आंदोलन यहाँ पे महिलाओं ने कर लिया। उसके बाद गांधी क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का जो रोल है वो मदर्स बनने के लिए ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो गांधी भी यहाँ पे सामाजिक पॉलिटिकल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं। देखो इतनी आस लगा कर हमारी विमेन बैठी हुई, लेकिन विमेन्स का कोई खास यहाँ पे हेल्प होता नहीं। तो कांग्रेस जो है अभी बिल्कुल भी इनके सामाजिक और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में डिस्कशन करने को रेडी नहीं है। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी की सीमा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पे आप कह सकते हो जिन्होंने स्वराज के आइडिया से बहुत ज्यादा इनको फर्क नहीं पड़ा। नंबर वन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस के अंदर इनका पार्टिसिपेशन या तो ना के बराबर था या बहुत ही लिमिटेड था। ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर वन, दलित की बात करें, दलित जिनको आप अनटचेबल्स कहते हैं, आज के जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाता है शेड्यूल कास्ट के फॉर्म में। ठीक है, अगर आप देखोगे तो दलित के लिए क्लियर था, हालांकि गांधी जी ने इनको बच्चा ऑफ गॉड यानी हरिजन कहा था, चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा था, इनके लिए सत्याग्रह किया था ताकि पब्लिक प्लेसेस में इनको एंट्री मिल पाए। लेकिन ये सारी चीजों से ना ये लोग बिल्कुल मूव नहीं है, बिकॉज इतने सालों से इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है ना, इनजस्टिस किया जा रहा है। तो यहां पे सिंपल इनको लगता था अगर एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला जाएगा तभी इनका बेड़ा पार हो सकता है। ठीक है, तो अभी बी आर अम्बेडकर क्या करते हैं, दलित की एक प्रॉपर एसोसिएशन बनाते हैं, इसको डिप्रेस क्लास एसोसिएशन कहते हो आप। ठीक है, 1930 में इसको फॉर्म किया जाता है। डन। अब सिंपल सा रीजन है कि अगर आप देखोगे कि यहां पे जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है तो गांधी और अंबेडकर के बीच में बड़ा तगड़ा क्लैश होता है एक बात को लेकर के। अंबेडकर का डिमांड था कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए यहाँ पे एजुकेशन के अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर वगैरह। ठीक है, और साथ ही हमको सेपरेट सीटें चाहिए, यानी सेपरेट सीटों का एक प्रॉपर इलेक्टोरेट चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पे अंबेडकर का डिमांड है कि जब इलेक्शंस किए जाएं, चुनाव करवाए जाएं, तब एक ऐसा एरिया बना दिया जाए जहां पे खड़े होने वाला कैंडिडेट भी दलित हो और उसको वोट करने वाले लोग भी दलित हो। हालांकि गांधी जी इस चीज को अपोज करे, गांधी कह रहे अगर ऐसा करोगे तो लोगों में भेदभाव और बढ़ जाएगा। हम यहाँ भेदभाव कम करने की बात करें, यहाँ बढ़ाने की बात करो, ये तो नहीं हो सकता। तो गांधी क्या करते हैं, गांधी फास्ट रख लेते हैं। गांधी कहते हैं कि भैया जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अंबेडकर के ऊपर भी भाई थोड़ा बहुत पॉलिटिकल प्रेशर, तो अंबेडकर और गांधी के बीच में एक एग्रीमेंट सॉर्ट आउट किया जाता है जिसको आप कह सकते हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट साइन किया जाता है सितंबर 1932 के अंदर, 1932
1932 आप कह सकते हैं, पूना पैक्ट ऑफ 1932। अब इसमें क्या है, एक छोटा सा चेंज आपका ये आएगा कि यहाँ पे गांधी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन ये है कि अभी जो है खड़े होने वाला जो इंसान है वो तो नो डाउट कि दलित मेंबर होगा, जो कंटेस्ट कर रहा है, जो इलेक्शन लड़ रहा है वो दलित होगा, लेकिन उसको जो वोट डालने वाली जनता है वो कॉमन जनता ही होगी, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ दलित दलित को वोट डालेगा, गलत है, वोट करने वाली जनता होगी वो कॉमन जनता होगी, ठीक है। तो इसी बात पे जो है कहानी आगे बढ़ती है। अब क्या है, जो मुस्लिम लीग के लीडर है मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी रिजर्वेशन चाहते हैं, ठीक है, वो भी रिजर्व सीट चाहिए, उनको भी रिजर्वेशन चाहिए मुस्लिम्स के लिए। हालांकि इस बात को डिमांड को एक्सेप्ट तो किया नहीं जा सकता। तो जिन्ना कहते हैं कोई बात नहीं, मैं काम करता हूं, अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को गिव अप कर दूंगा। यानी इनका कंसेप्ट भी सेम था कि ऐसा एरिया बना दो जहां पे खड़े होने वाला भी मुस्लिम कैंडिडेट हो, उसको वोट करने वाले भी मुस्लिम हो। तो हालांकि इस डिमांड को एक्सेप्ट तो किया नहीं जा रहा। तो जिन्ना कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमको एक काम करो, जितनी भी आपकी असेंबलीज हैं उनमें सिलेक्ट नंबर ऑफ सीटें रिजर्व कर दो मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। उनमें नंबर ऑफ सीटें फिक्स कर दो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ सीट्स है इस बेसिस पर डिसाइड की जाएंगी कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके प्रोपोर्शन में ही हम इन सीट्स को डिसाइड करेंगे। तो अब डेफिनेट सी बात है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है 1928 के अंदर। वहां पे जो एमआर जयकर थे हिंदू महासभा के, वो इस बात को बिल्कुल अपोज करते हैं, और वहां से जो है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो दूरियां हैं वो और ज्यादा आप कह सकते हो बढ़ जाती हैं। डन, चलिए। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे लार्ज सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स ने यहां सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर यहां बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। चलिए अब यहां से कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब देखो बहुत सिंपल सी बात, अगर आप देखोगे नो डाउट आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, इन सारी चीजों ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को आगे चलाया। लेकिन इन सबसे बढ़ के एक और चीज भी दैट इज आपका कल्चर, आपकी संस्कृति, ठीक है। सांस्कृतिक तरीके भी वो तरीके थे जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना, यूनिटी की भावना पैदा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में अगर आप देखोगे, पहले हमारे देश को डिनोट करने के लिए कोई फिगर नहीं था, कोई पिक्चर नहीं था, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे बच्चों, फॉर एग्जांपल आपने यूरोप की बात सुनी होगी, तो यूरोप के अंदर आप देखते थे कि जो आर्टिस्ट होते थे वो क्या करते थे, किसी भी आइडिया को, किसी भी देश को एक फीमेल फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। तो हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो लोग थे, उनको भी आइडिया समझ में आया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम भी अपने देश के लिए एक फीमेल फिगर डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, हमारे देश को देवी के रूप में दिखाते हैं, और वहां पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ भारत माता, ताकि लोग अपने आप को रिलेट करके देख पाए कि हमें भारत माता को आजाद कराने के लिए जो है लड़ाई करनी। भारत माता देवी है, ब्रिटिशर राक्षस है, इस राक्षस ने भारत माता को कैद कर लिया, और भारत माता को आजाद करने के लिए हमको लड़ाई लड़नी। तो लोगों के पास एक इमेज हो गया अपने आप को रिलेट करने के लिए। डन, आगे बात करते हैं बच्चे, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। देखिए बहुत ऐसे सारे तरीके हैं जिसके थ्रू जो है ये इमेज या आइडेंटिटी बनाई गई थी। नंबर 1, अगर आप देखोगे पहला इमेज ऑफ भारत माता, पॉपुलर इमेजेस, अगर आप देखेंगे पहली इमेज भारत माता की क्रिएट की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। इनफैक्ट इनका एक बड़ा फेमस सॉन्ग भी है वंदे मातरम, जो कि इनकी नॉवल में बाद में इंक्लूड किया गया था आनंद मठ के अंदर। अगर आप देखेंगे पहली इमेज, स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था बंगाल के अंदर, उससे इंस्पायर होकर भारत माता की पहली इमेज को पेंट किया था आपके अभानंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो फोकलोर, फोकलोर यानी लोक कथाएं, लोक कथाओं के अंदर जो है ना भारत का रियल संस्कृति दिखाई देता है, और इस बात पे जितने भी नेता थे भारत के बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। वो कहते हैं अगर इंडिया का रियल कल्चर ढूंढना है तो भारत की लोक कथाओं में ढूंढना पड़ेगा। तो एज अ रिजल्ट आप देखेंगे गांव गांव जाकर के ये कहानियों को, किस्सों को, कविताओं को कलेक्ट करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, लोगों को समझाते हैं। इनफैक्ट बंगाल के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ये जिम्मा उठाया था। मद्रास के अंदर नातेशा शास्त्री ने एक बड़ी जबरदस्त किताब पब्लिश की थी जिसका नाम था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। तो इनका कहना था कि अगर आपको लोगों के मन का ट्रू भावना देखना है, अगर आपको असली इंडियन कल्चर देखना है, तो आपको इन लोक कथाओं में जाना पड़ेगा, फोक टेल्स में जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पॉपुलर सिंबल्स लाइक आपका फ्लैग, फॉर एग्जाम्पल जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल के अंदर, तो वहां पे ट्राई कलर डिजाइन किया गया था, तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो 8 लोटस, 8 कमल बने थे, जो कि भारत के 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को दिखाते हैं। एक लकीर जैसा चांद बना था जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाता है। इनफैक्ट गांधी ने भी अपना खुद का स्वराज फ्लैग डिजाइन किया था, ठीक है, आप याद होगा आपको बच्चों। तो तिरंगा कलर का था, ये भी रेड ग्रीन व्हाइट कलर का, बीच में चरखा बना हुआ था जो बताता है कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, यानी आत्मनिर्भर बनना चाहिए लाइफ के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे पॉपुलर इमेजेस हैं जिन्होंने लोगों को इस मूवमेंट में ना ही सिर्फ जोड़ा, बट उनके माइंड्स को भी आपस में कनेक्ट किया, दिलों को आपस में जोड़ा, है ना। तो अगर आप देखोगे, इसके अलावा अगर आप देखेंगे बच्चे गांधी का स्वराज फ्लैग 1921, ठीक है। डन, चलो इसके अलावा अगर आप देखोगे बच्चे तो री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, भारत का इतिहास बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। यानी हम वो देश रहे हैं, हम वो सिविलाइजेशन रहे हैं जिसने दुनिया को न जाने कितनी सारी चीजें दी हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो मेडिसिन हो, हर एक चीज में आ जाइए, भारत से ज्यादा नॉलेज आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया था, हमारे इस कल्चर को, हमारी इस हिस्ट्री को करप्ट कर दिया था, हमें यह बताना स्टार्ट कर दिया था कि आप इंफीरियर हो, आपसे ना हो पाएगा। तो यहां पे जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं
वो क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे दोबारा से इन किस्से कहानियों को लिखना स्टार्ट करते हैं, लोगों को समझाना स्टार्ट करते हैं कि भारत का जो हिस्ट्री है, भारत का जो कल्चर है बेटा बहुत आगे का है, बहुत सुपीरियर है, और हमको इसमें दोबारा से प्राइड फील करना पड़ेगा, दोबारा से इस पर गर्व महसूस करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने देश को आजाद करा पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजों ने क्या किया, लोगों के अंदर आप कह सकते हो राष्ट्रवाद की भावना को जागृति नहीं किया, बट साथ ही साथ बच्चे लोगों को आपस में जोड़ दिया है कॉमन स्ट्रगल के अंदर, ताकि इंडिया को आजाद कराया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगर आप देखोगे इसी सिलसिले में आगे जो है, जब मूवमेंट्स आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, फिर आपका एक जब वर्ल्ड वॉर 2 का समय स्टार्ट होता है 1939 में, तो ब्रिटिश ट्राई करता है कि इंडियंस का सपोर्ट दोबारा मिल जाए, लेकिन इसके लिए वो क्रिप्स मिशन भी भेजता है भारत, लेकिन वो फेल हो जाता है। तो 1942 में जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी होती है मुंबई के अंदर, जो है एक मीटिंग बुलाती है बढ़िया सी, और वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, इसको क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो का रेजोल्यूशन कहते हैं। यही वो फेमस मूवमेंट था जिसमें गांधी ने डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया था। एक मास स्ट्रगल किया जाता है पूरे देश के अंदर, और क्लियरली डिमांड ये थी कि इमीडिएट जो ट्रांसफर है, जो पावर है, पावर को ब्रिटिश के हाथों से इंडिया में ट्रांसफर किया जाए, और इमीडिएट बेसिस पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो छोड़ के भारत चले जाएं। ठीक है, ब्रिटिश बहुत ट्राई करते हैं इसको दबाने का, लेकिन 1 साल से ज्यादा लग जाता है इस मूवमेंट को ठंडा करने में। इसके बाद से अगर आप देखोगे तो इंडियन इंडिपेंडेंस की जो राह है वो धीरे धीरे बननी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज ब्रिटिशर्स को समझ में आ जाता है कि अभी इंडियंस को दबाना जो है इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डन। तो बच्चों यही था आज का माइंड मैप। उम्मीद है कि इन पिछले 45-48 मिनट में आई वॉज एबल टू एटलीस्ट हेल्प यू आउट, कि आपको चैप्टर रिकॉल कराया जाए कम से कम समय के अंदर, फटाफट से, बढ़िया से, और एक एक पॉइंटर्स के साथ, डिटेल के साथ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, तो मजा आया हो तो मुझे जरूर बताना। प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मेरी मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।